संरचनात्मक परिवर्तन क्या है ये देखने के बाद में, है ना, चलिए हम लोग एक टेबल लेकर चलेंगे जिसमें जीडीपी के संदर्भ में, ठीक है, किसके संदर्भ में, जीडीपी के, यही हमारे टॉपिक में दिया हुआ है क्या, जीडीपी के संदर्भ में जो विभिन्न क्षेत्रकों का जो संरचनात्मक परिवर्तन है, संरचना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा आईसीएस मेंस पेपर 5 पार्ट 1, जो कि इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है। उसमें हम लोग जो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जैसे जो पहला टॉपिक हमारा सिलेबस में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, और जो विभिन्न अवधारणाएं हैं इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था से संबंधित, वो हम लोग पहले और दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएँ जैसे कि सीजी व्यापम, ठीक है, सीजी व्यापम और सीजीपीएससी प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, वो आपको जो दो वीडियोस हैं, है ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इसमें आपको मिल जाएंगे। अब आगे हम लोग जो चैप्टर 3 से जो डिस्कस करना शुरू करेंगे वो मेंस पर फोकस्ड होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सभी जो टॉपिक्स हमारे मेंस के सिलेबस में दिए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग बेसिक्स समझने के लिए एनसीईआरटी यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आखिरी में उसको एनसीईआरटी को समझने के बाद में आखिरी में हम लोग उसको कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, टू द पॉइंट, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपको जितने भी पीडीएफ हैं, है ना, जो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसको आप ऑफिशियली एनसीईआरटी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला जो हमको टॉपिक देखना है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, किसके संदर्भ में, जीडीपी के संदर्भ में और कार्य शक्ति या रोजगार के संबंध में, ठीक। इसके बाद में क्या आएगा, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में परिवर्तन एवं नवीनतम योजनाओं के कुल योजनागत व्यय में उनके हिस्से। तो ये जो पूरा पार्ट होगा ये हमारा हो जाएगा 1950 से लेकर के 1990 तक का जो भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही थी, जिसमें मुख्य रूप से योजना आयोग शामिल था, है ना। और इसके बाद में इस योजना आयोग द्वारा कुछ पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन है वो इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं का प्रभाव है ना, जिसमें मुख्य रूप से 7 पंचवर्षीय योजनाओं को हमको फोकस करके चलना है, जो कि कहाँ कब तक चले थे, 1990 तक चले थे। उसके बाद में हमको 1990-91 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, है ना, जिसके बाद हम लोग क्या ले गए थे, आर्थिक सुधार लेकर आए थे, किसकी सहायता से, आईएमएफ की सहायता से, ठीक है। तो ये हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा, कौन सा, आर्थिक सुधार। तो फिलहाल हम लोग यहाँ तक का जो पार्ट है उसको कंप्लीट करते चलेंगे, आर्थिक सुधार हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो प्रेफरेंस लेंगे वो क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी का जो ये बुक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक का। इसमें हमको ये जानना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उनके जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी योजना आयोग के द्वारा, उनके लक्ष्य क्या थे, और 1950 से लेकर के 1990 तक जो विभिन्न क्षेत्र थे, जैसे कृषि उद्योग में कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई और क्या क्या उसमें सुधार किए गए, जिसके फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, संरचनात्मक परिवर्तन। तो ये संरचनात्मक परिवर्तन जो है किसके टर्म्स में, एक आपका जीडीपी के टर्म्स में और दूसरा कार्य शक्ति के टर्म्स में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले बेसिक्स हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना चाहिए कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती है। एक तो हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किए थे कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें कहना चाहिए कि उत्पादन पर नियंत्रण किसका होता है, बाजार का होता है, ठीक है। उत्पादन पर जो नियंत्रण होता है किसका होता है, बाजार का होता है, ठीक है, या फिर कहना चाहिए कि निजी स्वामित्व होता है, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा आपका होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो कहना चाहिए कि उत्पादन पर नियंत्रण जो होता है किसका होता है, सरकार का होता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, है ना। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें लाभ की भावना केंद्र में होती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जन कल्याण,
ठीक है, क्या होती है, जन कल्याण केंद्र में रखकर चलाई जाती हैं। और एक तीसरा जो होता है क्या होता है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी स्वामित्व और सरकार आपसी सामंजस्य द्वारा साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में है, अगर आप नहीं देखें तो उसको देखते चलेंगे। चलिए, पंचवर्षीय योजना देखने से पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये योजना क्या होती है। तो योजना किसको कहेंगे कि कहना देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, इन संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये हम लोग किस में कर देखते हैं, योजना के अंतर्गत देखते हैं। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनका एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है। जनरली हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो 5 वर्ष के लिए थी। इस 5 वर्ष की अवधि में, है ना, क्या करना होता था कि अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास किया जाता था। क्लियर है? तो ये आपको डिटेल्ड दिया हुआ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना का युग सूत्रपात हुआ था। क्लियर है? तो पंचवर्षीय योजना लागू करने के पीछे लक्ष्य क्या क्या रखे गए थे? तो लक्ष्य में हमारा अब डिस्कस करेंगे आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ये 4 लक्ष्य जो थे पॉइंट पे थे, फोकस्ड एरिया थे पंचवर्षीय योजना लागू करने के। अब आर्थिक समृद्धि किसको कहेंगे? तो आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है कि देश में वस्तु और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। क्लियर है? आर्थिक समृद्धि क्लियर है। इसके बाद में चलेंगे आधुनिकीकरण में। तो आधुनिकीकरण किसको कहेंगे कि जैसे कोई भी प्रौद्योगिकी, हमारे यहाँ से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी आज़ादी के समय में, तो कृषि में नवीन मशीनों का, नवीन कहना चाहिए संश्लेषित बीजों का, उर्वरकों का जो प्रयोग है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत देखा जाता है? आधुनिकीकरण के अंतर्गत देखा जाता है। तो हम लोग इसको अलग अलग क्षेत्रवार, जैसे कि हमारा ये कृषि हो गया, उसके बाद हमारा ये उद्योग हो गया, इसको हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आधुनिकीकरण हो गया। आत्मनिर्भरता क्या हो जाएगा? तो निर्भरता कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे या फिर खाद्य पदार्थ थे जिसको हमको क्या करना होता था? आयात करना होता था, जबकि हम लोग स्वयं इसका अपने देश में उत्पादन कर सकते थे। तो सबसे जो फोकस्ड एरिया था इसमें कौन सा था? खाद्य पदार्थ में। ठीक है, खाद्य पदार्थ में जो उत्पादन है वो अपने ही देश में हो, ये हम लोग फोकस में थे। तो इसके आधार पर हम लोग आत्मनिर्भरता को समझेंगे। दूसरी क्या हो जाएगी? समानता। समानता कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी सामान का उत्पादन हो रहा है, तो ये निर्भर करता है कि जो नागरिक हैं उनके क्रय क्षमता के ऊपर कि वो उसका उपभोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जिनके पास ज़्यादा क्रय क्षमता, जिनकी ज़्यादा होगी, वो सभी वस्तुओं का उपभोग कर पाएंगे, और जिनकी क्रय क्षमता, सामान्यतः गरीबों की क्रय क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो हर उस कहना चाहिए कि वस्तु को उपभोग करने में असमर्थ होते हैं। तो इस प्रकार जो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में लागू की गई थी, उसका उद्देश्य यही था, क्या था कि समानता, मतलब अमीर हो चाहे गरीब हो, वस्तु और सेवाओं का जो पहुँच है वो दोनों तक में उनके क्रय क्षमता को आधार ना बनाते हुए उन तक पहुँच बनाना। क्लियर है? चलिए उसमें एक एक टॉपिक को हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहले क्या था? हम लोग समृद्धि देख चुके थे। आधुनिकीकरण में क्या देखेंगे कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी को अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, ठीक, किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद आत्मनिर्भरता को डिस्कस करें। तो आत्मनिर्भरता क्या होती है? कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि, है ना, अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग द्वारा कर सकती है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना, मैं बताया था कि हमको इसको 7 पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करना है ना। योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया था, जिसका अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव है। ठीक है, इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया था। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह
आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्नें, है ना, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता को में बाधक हो सकती हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये आत्मनिर्भरता आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में चलते हैं समानता में। तो समानता क्या आ जाएगा? केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकास, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब ही हो सकते हैं। ठीक है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हों, केवल धनी लोग तक ही सीमित न रहें। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर है? तो ये जो हम लोग लक्ष्य देखे थे, 4 लक्ष्य देखे पंचवर्षीय योजना के, कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका समृद्धि है ना, समृद्धि मतलब क्या? जीडीपी में या उत्पादन में वृद्धि। दूसरा चीज़ हम लोग देखें क्या? आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता थी। तीसरी चीज़ क्या थी? समानता। और जो चौथा चीज़ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आधुनिकीकरण। ठीक है, ये 4 चीज़ें थी पंचवर्षीय योजनाएं की। चलिए अब आगे देखते हैं कि यह जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन चारों लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियाँ, है ना, 1991 के बाद हम लोग आर्थिक सुधार चलाए थे। किसकी सहायता से? जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम सैप के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ये किसकी सहायता से लागू किया था? IMF की सहायता से लागू किया गया था। इसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमको जो संरचनात्मक परिवर्तन है उस पर टू द पॉइंट बात करना है। चलिए, अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो क्षेत्र हमको देखना क्या है? कृषि है। क्लियर है? देखो, कृषि में 2 चीज़ें सुधार की गई थी पंचवर्षीय योजना के तहत। एक आपका भूमि सुधार लाया गया था। भूमि सुधार क्या था? हम लोग संविधान में भी पढ़ते हैं, अनुसूचियों में। ठीक है, अनुसूचियों में पढ़ते हैं कि भूमि सुधार क्या था कि जो बड़े बड़े, वो कहना चाहिए कि जमींदार थे, ठीक, जमींदार और जागीरदार थे, उनके पास में बहुत सारी भूमि थी। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान वसूल किया करते थे। ठीक, भारतीय कृषि जो क्षेत्रक है कि निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका USA से, है ना, अनाज का आयात करना पड़ा था। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई थी, जिसका मुख्य ध्येय जोतों में स्वामित्व परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद देश में बिचौलियों के को उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा। ठीक, अगर भाई किसान खुद ही भूमि स्वामी रहेंगे तो वो, हाँ, आर्थिक समृद्धि में क्या हो जाएंगे? भागीदारी निभा पाएंगे, बशर्ते उन्हें यह पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा एक दूसरी नीति थी। ठीक, इसका अर्थ क्या था कि किसी व्यक्ति की, है ना, किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस निधि का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। देखो, पहले क्या होता था कि लोग जो पहले जमींदार होते थे, या बोलना चाहिए कि महाजन होते थे, उनके पास में एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी ज़मीन होती थी, जो अपने ज़मीन में कोई सुधार कार्य नहीं करते थे। ठीक है, किसी प्रकार का सुधार, सिंचाई व्यवस्था आदि की व्यवस्था नहीं करते थे और सबसे मोटी लगान में वसूलते थे, जिससे क्या थी? गरीबी बढ़ रही थी। तो सरकार ने स्वतंत्रता पश्चात जो सबसे पहला काम किया वो किया था? भूमि सुधार। भूमि सुधार को हम लोग संविधान में और डिटेल्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इससे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से मैं पूरा PDF डिस्कस नहीं कर सकते, टू द पॉइंट हम लोग उसको लेकर के चलते हैं। ठीक, तो पहला कृषि के क्षेत्र में जो सुधार किया गया था वो लाया गया था? भूमि सुधार, है ना, जिसके तहत जो छोटे मोटे सब किसान थे उन सबको भूमि प्रदान की गई थी। उसके बाद में जो दूसरा करेक्शन जो किया गया था वो किया गया था? हरित क्रांति, है ना। हरित क्रांति क्या है? तो चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिक संख्या के किसानों के पास में आधारिक संरचना का भी
नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर होती है। यदि मानसून का स्तर कम होता है तो किसानों को कठिनाई होती है क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। क्लियर है ना। तो उसके बाद में हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग जो हरित क्रांति लेकर आए थे उसमें सबसे पहले क्या होता था, HYV हाई यील्ड की जो हाई यील्ड फ्रॉम वायरस या इन्फेक्शन उसको कहते हैं, है ना, कि इस बीजों का हम लोग इस्तेमाल किए थे। चलिए देखते हैं, है ना। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण था। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं, है ना, उर्वरकों तथा कीटनाशक आदि खरीदी के लिए संसाधनों की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। अतः हरित क्रांति का जो पहला चरण, 2 चरण में लागू किए थे हरित क्रांति। पहले चरण में 1960 से लेकर के 1970 तक इन बीजों का प्रयोग केवल पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों में सीमित किए गए थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया था। हरित क्रांति के दूसरे चरण में 1970 से 1980, मतलब पहला कब था 1960 से 70 और दूसरा कब हो जाएगा 1970 से 80 तक। ठीक। बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार नए कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ था। ठीक इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत में खाद्यान्न उत्पादकता में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब भारत अपने खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश पर कृपा भर पर निर्भर नहीं था, है ना। चलो ठीक, आगे देखते हैं। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करें तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणन अधिशेष कहलाता है। देखो जैसे मान के चलो किसान ने 100 कुंटल धान उगाया जिसमें से वो 20 कुंटल अपने लिए रख लिया और 80 कुंटल को मार्केट में बेच दिया, तो ये जो पार्ट इसने बेचा, ये जो हिस्सा इसने बेचा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, विपणित अधिशेष कहते हैं। ठीक है। तो ये एक बेसिक 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विपणित अधिशेष क्या समझते हैं। तो विपणित अधिशेष का क्या मतलब होगा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन का वह भाग जिसको बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है, विपणित अधिशेष कहलाता है। क्लियर है। तो हरित क्रांति और भूमि सुधार हम लोग 2 चीज़ देखे हैं। तीसरा चीज़ क्या हो जाएगा, सहायकी पर बहस। सहायकी मतलब क्या होता है, देखो जैसे अभी वर्तमान में किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से या सोसाइटी के माध्यम से, ठीक है, जो आपका सोसाइटी के माध्यम से और सहकारी बैंकों के माध्यम से क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। और सोसाइटी के माध्यम से उर्वरक आपका हो जाएगा, बीज, उसके बाद आपको कीटनाशक आदि उपलब्ध कराया जाता है। क्यों उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि देखो ये सब चीज़ों को खरीद पाना हर किसान के बस में नहीं होती है। ठीक है। तो कृषि में सुधार के तौर पर इसको देखा जाता है कि, है ना, कि सरकार द्वारा, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा इनको सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है ना। इसमें सब यही सब चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है ना। जैसे नए HYV के लिए क्या प्रोत्साहन प्रदान करना, है ना। तो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी। क्या क्या हो जाएगा, एक तो आप भूमि सुधार किए कृषि क्षेत्र में, ठीक है, भूमि सुधार किए। दूसरा आपका हरित क्रांति हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, सहायकी। ठीक, सहायकी में क्या हो जाएगा, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए उर्वरक, कीटनाशक, ऋण आदि क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी। हरित क्रांति में हम लोग HYV बीजों का इस्तेमाल किए। भूमि सुधार के अंतर्गत जो भूमि का बंटवारा था उसको सभी वर्गों में किए थे। तो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी जो हम लोग को देखेंगे कि योजना आयोग या फिर पंचवर्षीय योजना के एक लाभ थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, 1960 के, है ना, 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चित ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह था
कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। मतलब आप देखेंगे कि जैसा जैसा कोई देश अल्प विकसित से, ठीक, अल्प विकसित से विकासशील, है ना, विकासशील बनता जाता है, तो इसमें जो जीडीपी के जो 3 क्षेत्रक थे, कौन कौन से? एक तो आपका कृषि, दूसरा हो जाएगा आपका उद्योग, और तीसरा क्या हो जाएगा? सेवा। तो इसमें जो कृषि वाला पार्ट है, जैसे है ना, जो ये कृषि है, ये अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है देशों की, उसका किस पर आधारित होते हैं? उन लोग कृषि पर आधारित होते हैं। अब देश जैसे जैसे अल्प विकसित से विकसित की ओर आगे बढ़ते जाता है, इसमें कहना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में निर्भरता क्या होती जाती है? कम होते जाती है। ठीक है, तो क्लियर है ना। भारत में 1950 से 1990 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं, जो कि 1950 में 67% थी और 1990 तक घटकर 64.90% हो पाई। इस क्षेत्रक में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी। फिर इस क्षेत्रक में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर क्या दिया जाता है ना? इसका उत्तर के रूप में कहा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक कृषि क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950 से 1990 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। ठीक, तो ये एक संरचनात्मक परिवर्तन के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि जो अगर कोई देश है वो अल्प विकसित से विकास की ओर आगे बढ़ते चलता है, तो उसमें क्या होती है कि उसके जो क्षेत्रक हैं उसमें उच्च जो भागीदारी है उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना भाई, चेंजेस स्पष्ट होंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ में क्या होगा कि जो कृषि क्षेत्र है, विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र की भूमिका सबसे कम होती है। ठीक, देखिए एक बार यहाँ भी इसको देखते चलते हैं कि देश के विकास के साथ साथ इसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। भारत में तो यह परिवर्तन बहुत ही विचित्र रहा। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो अंश होता है क्या होता जाता है? कम होते जाता है और उद्योग का अंश प्रधान होता जाता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवा का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रकों से अधिक हो जाता है। भारत में जैसा कि एक गरीब देश में अपेक्षा की जाती है, जीडीपी में कृषि का अंश 50% से अधिक था, किंतु 1990 में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर लगभग 40% हो गया। यह कृषि तथा उद्योग दोनों से अधिक था। ऐसी स्थिति तो प्रायः विकसित देशों में ही पाई जाती है ना। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश की समृद्धि की यह प्रवृत्ति और बढ़ गई है। इससे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ। इसकी चर्चा हम लोग क्या करेंगे? अगले इसमें करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि कृषि जैसे जैसे देश विकसित होता जाएगा, कृषि उसमें क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, और उद्योग और सेवा क्षेत्र जो है ये क्या होते जाएंगे? परस्पर बढ़ते चलेंगे। यही चीज़ उसमें बता रहे हैं। क्लियर है? तो ये कृषि क्षेत्र के बारे में हो गया। कृषि के बाद हम लोग चलते हैं किसमें? उद्योग में। ठीक है, चलिए उद्योग व्यापार में क्या क्या परिवर्तन लाया गया था भाई, चलो देखते हैं। ठीक, भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपति को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी नहीं थी। इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। ठीक,
इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मतलब हम लोग जो मिश्रित अर्थव्यवस्था लेकर चल रहे हैं, तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आएगी, जो सेकंड वाला आएगा, उसमें हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कहना चाहिए कि सरकारी, ठीक है, सरकारी उपक्रम को बढ़ावा देकर के समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग पॉइंट पर लेके चलेंगे। मतलब कि सरकारी हस्तक्षेप सभी क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब जो औद्योगिक नीति थी 1956 की, उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस करते चलते हैं। ठीक, ये क्या था, है ना? तो इसको जब हम लोग आर्थिक सुधार पढ़ेंगे तो ये जो 1956 की औद्योगिक नीति थी, इसको हम लोग डिसएडवांटेज के तौर पर चलेंगे ना, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था ही बहुत बड़ा कारण बनी थी हमारे यहाँ मंदी के लिए। चलिए देखते हैं, है ना। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। द्वितीय योजना में ही समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रथम वर्ग में कौन से उद्योग आ जाएंगे? जिन पर सरकार का सीधे नियंत्रण होगा, ठीक है। दूसरा उसमें आ जाएंगे जिसमें निजी क्षेत्रक सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद में परंतु जिनमें नई इकाइयां, है ना, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने का एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती थी। तीसरे वर्ग में क्या हो जाएगा? देखो, पहला क्या हो जाएगा, जिसमें 3 वर्गों में डिवाइड किए, ठीक, उद्योगों को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? समाजवादी, मतलब सरकारी, जिसमें टोटल काम कौन देखेगा? सरकारी लोग देखेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें निजी प्लस सरकारी है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई नए उपक्रम चालू करना है तो उसमें कौन केवल पहल करेगा? जो समाज है या सरकार है वही पहल करेगा। और तीसरा क्षेत्र कौन था? जो प्रॉपर निजी क्षेत्र में आते थे। क्लियर है ना भाई? जो प्रॉपर निजी क्षेत्र के थे। चलिए आगे देखते हैं। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। देखो, ये जो औद्योगिक नीति आई थी ना, इसमें लाइसेंस पद्धति बहुत स्ट्रांग थी। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं करते लेते थे। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता था। देखो, जो पहले से वेल डेवलप्ड एरिया, जैसे बंगाल वगैरह का एरिया था, वो पहले से ब्रिटिश टाइम से डेवलप हो गए थे। और जो पिछड़े हुए क्षेत्र जैसे साउथ इंडिया के जो पार्ट थे, उन एरिया को डेवलप करने के लिए, कि इस उद्देश्य से कि अगर लाइसेंस वाला जो फॉर्मूला है उसको अगर बंगाल वगैरह एरिया में हम लोग बहुत टफ कर दें, और जो साउथ इंडिया वाला क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ का बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे अगर इसको ढीला छोड़ा जाए तो उद्योग क्या करेंगे? उस क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको आसानी से लाइसेंस मिल जाता है, जिससे क्या होगा कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो उभरेंगे। ऐसा उद्देश्य था, लेकिन जहाँ तक हम लोग आर्थिक सुधार में देखेंगे कि वो उतने सफल नहीं हो पाए। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे टैक्स में लाभ, कम प्रशुल्क और बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। क्लियर है? वर्तमान में, है ना, वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार से उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार को इस बात का आश्वस्त हो कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। क्लियर है? तो ये कौन से उद्योगों के लिए था? ये बड़े उद्योगों के लिए था। लघु उद्योगों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? तो 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योगें क्या थी? सीमित थी, जिसे करवे समिति भी कहा जाता था, ठीक है, ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है।
समय के साथ साथ निवेश की सीमा बदलती रही। 1950 में लघु औद्योगिक इकाइयों उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए की अधिकतम निवेश कर सकती थी। इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। ठीक है, उस समय लघु कौन थे? जो मैक्सिमम 5 लाख का ही कर सकते थे। ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, अर्थात उनमें बड़े पैमाने में उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक, अतः वे अधिक रोजगार का सृजन करते हैं लघु उद्योग, लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किया जाना आवश्यक है। क्लियर ना? तो भाई देखो क्या होता है, जैसे आप लोग घर में दोना पत्तल बना रहे हैं, ठीक, दोना पत्तल बना रहे हैं, हैंडमेड है, और उसी के बाद में क्या होता है, बाजू में एक फैक्ट्री लग गई जिसमें मशीन से दोना पत्तल बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मशीन से बन के निकलेगा वो अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा, अधिक सस्ता होगा, उसमें आपको परफेक्शन मिलेगा, है ना। तो आप किसको परचेस करेंगे? जो मशीन से बनाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लघु उद्योग थे, लघु कुटीर उद्योग थे, है ना, उनको प्रतिस्पर्धा वो लोग नहीं कर सकते हैं, उनके साथ में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए, ठीक, उस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योगों के लिए क्या कर दिए थे, आरक्षित कर दिए थे। ऐसा आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयां उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं, है ना। उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई थी, जैसे कम उत्पादन शुल्क और कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण भी उनको, बैंक लोन वगैरह भी उनको अवेलेबल करा दिया जाता था। ठीक, तो ये हो गया आपका उद्योग के संबंध में। तीसरा आपका व्यापार नीति में क्या क्या किया गया था, इसको देखते हैं। भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबद्ध थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता था। देखो इसमें क्या होगा, व्यापार नीति में हम लोग बंद अर्थव्यवस्था की ओर जाएंगे। ठीक, अब देखो तो हमारे देश में उद्योग लग गए, ठीक, क्या होगा, देशी उद्योग लग गए हैं। अब जैसा मैंने आपको तुलना किया था किसके लिए, लघु कुटीर उद्योग के लिए, कि भाई कोई काम आप घर पे कर रहे हैं और कोई वही काम आपको मशीनरी में मिल रहा है। सेम टू सेम, जैसे अगर आपके देश में कोई उद्योग चल रहा है और कोई विदेशी कंपनी आ गई, भाई अभी ये मामला चल रहा है कि चाइनीज़ कंपनियों से जो सामान बनकर आते हैं वो अपेक्षाकृत भारत में बनने वाले सामान से सस्ते होते हैं। तो यहाँ भी एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है कि देश के जो उद्योग हैं, ठीक, कौन उद्योग हैं, जो देशी उद्योग हैं, है ना, वो विदेशी उद्योग के सामने में क्या हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, प्रतिस्पर्धा में बराबर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या किए उस समय शुरू के जो 7 पंचवर्षीय योजना तक, है ना, बंद अर्थव्यवस्था को बनाया कि हम ना आयात करेंगे ना निर्यात करेंगे। मैक्सिमम हो सकेगा कि हम क्या करेंगे, अपने सामान को खुद बनाएंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ के उद्योगों को क्या हो सकेगा, हम लोग प्रोत्साहित कर सकेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते चलते हैं। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना था। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के 2 प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर होता था। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती थीं, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती। मतलब आप इतना टैक्स लगा दो कि आप वैसे ही विदेशी सामान ना खरीद पाओ। क्लियर है? और कोटे में क्या होगा, ठीक, कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती थी जिन्हें आयात किया जा सकता था। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता था कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते थे और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की क्या हो जाती थी, रक्षा हो जाती थी। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोग वहाँ पर क्यों किए थे। अब औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव क्या हुआ, देखो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रहीं। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 13% से बढ़ करके 1990 तक कितना हो गया, 24% हो गया था। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के 6% वार्षिक समृद्धि दर पर प्रशंसनीय है। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधता पूर्ण बना हुआ था। लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों का, है ना, क्या था, व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए
बड़े फर्मों को प्रारंभ करने तो पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण उन इलेक्ट्रॉनिकी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देशी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। ऑब्वियस सी बात है भाई, विदेशी कंपनियां आएंगी तो उनके सामने वो सर्वाइव कहाँ करते चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, है ना, कि प्रॉपर क्या क्या चीज़ें में हुआ था। उसके बाद ओवरऑल निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स है ना, अभी संरचनात्मक परिवर्तन हम आगे देखेंगे। हम अभी तक ये देख रहे हैं कि हम लोग पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना है वो हम लोग क्यों लेकर आए और उसके क्या फ़ायदे हुए हमको। हम लोग क्या किसको डिस्कस कर रहे हैं, एडवांटेजेस को। ठीक है, इसके बाद इस एडवांटेजेस के बाद में क्या क्या परिवर्तन हुए उसको हम लोग आखिरी में देखते चलेंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया कि पंचवर्षीय योजना किस तरीके से लागू किया गया था, विभिन्न क्षेत्रों में उसके प्रभाव क्या थे, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना, क्या कि संरचनात्मक परिवर्तन। क्लियर है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग आगे। चलिए देखिए, ठीक, संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है। तो संरचनात्मक परिवर्तन से अभिप्राय होता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के सापेक्ष महत्व में परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन तब होता है जब देश के राष्ट्रीय उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जैसे विभिन्न क्षेत्रकों के अंशदान में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन क्या हुआ कि जो कृषि, सेवा और उद्योग है उनकी भागीदारी में जो चेंजेस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन से अभिप्राय होता है उत्पादन की संरचना में परिवर्तन। राष्ट्रीय उत्पाद के प्राकलन के लिए सीएसओ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन जाएंगे, आपका ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। प्राथमिक क्षेत्र किनको बोलेंगे, कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, उत्खनन, ये सब आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस, जलपूर्ति आदि आ जाते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो कहाँ जाएंगे, व्यापार, परिवहन और संचार, बैंकिंग, बीमा, स्थावर संपत्ति व्यवसाय, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं। ठीक है, और क्या जाएगा आपका विदेश व्यापार। तो ये तीनों क्षेत्र हो गए हैं। अब इन्हीं तीनों क्षेत्र में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं उसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, विकास का काम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे देश के राष्ट्रीय उत्पाद में इन क्षेत्रकों के प्रतिशत अंशदान में परिवर्तन होता जाता है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि की दर में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, ठीक है, आर्थिक समृद्धि क्या होता है कि जीडीपी में जो वृद्धि हो रही है उसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। वैसे वैसे कृषि और प्राथमिक क्षेत्रकों का अंशदान क्या होता है, घटते जाता है। अल्प विकसित देशों में कृषि और प्राथमिक क्षेत्र का महत्व क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, आगे दी गई तालिका 4 में पिछले 5 दशकों में भारत के राष्ट्रीय उत्पाद में और संरचनात्मक परिवर्तन क्या है ये देखने के बाद में, है ना, चलिए हम लोग एक टेबल लेकर चलेंगे जिसमें जीडीपी के संदर्भ में, ठीक है, किसके संदर्भ में, जीडीपी के, यही हमारे टॉपिक में दिया हुआ है क्या, जीडीपी के संदर्भ में जो विभिन्न क्षेत्रकों का जो संरचनात्मक परिवर्तन है। संरचनात्मक परिवर्तन मतलब क्या कि भागीदारी में जो दशकों में जो परिवर्तन देखा गया है उसी को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। उसमें हम लोग 1950, 70, 80, 90 और 2000 तक का, ठीक है, डाटा हम लोग लेके चल रहे हैं। इसी में जो हम देखेंगे कि जो क्षेत्रवार जो परिवर्तन दिखाई देंगे, ठीक है, क्षेत्रफल मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो भागीदारी है। देखो 1950 में क्या था, 55% था, जो करके 1999-2000 तक आकर के कितना हो गया, 27% हो गया। यही अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो जो 16% थी वो बढ़ करके 24%, है ना, और तृतीयक जो कि सेवा क्षेत्र है वो 28% से होकर लगभग 50% तक का योगदान की इसमें बढ़ोतरी हुई है ना। चलिए इसी टेबल को आगे चल के हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, है ना, इनका 1950 में राष्ट्रीय उत्पादन में इन कार्यकलापों का सबसे बड़ा अंश था, देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1950 में इसकी भागीदारी कृषि क्षेत्र की क्या थी, सर्वाधिक थी, 55% के आसपास।
परंतु समय गुजरने के साथ साथ इनका प्रतिशत कम हो गया है। 1999-2000 तक इनका अंश घटकर लगभग आधा 27% हो गया। प्राथमिक क्षेत्रक में सबसे बड़ा अंश कृषि का होता है ना। कृषि के सापेक्ष महत्व का घट जाना आर्थिक समृद्धि का द्योतक होता है। ठीक है, हम यह भी देखते हैं कि समृद्धि दर में वृद्धि के फलस्वरूप पिछले 15 वर्षों में कृषि के अंश में बहुत अधिक गिरावट आई है। ठीक है, तो ये कृषि का क्षेत्र हो गया। द्वितीयक क्षेत्र में आगे बढ़ें तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या लिए जाते हैं? विनिर्माण, निर्माण और बिजली को लिया गया है। भारत में कुल राष्ट्रीय उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का अंशदान लगभग 30% है। ठीक है, 1950-51 में यह 16% था। समय गुजरने के साथ साथ 90-99-2000 तक ये बढ़कर लगभग कितना हो गया है? 25% से अधिक हो गया है। इन कार्यकलापों में विनिर्माण का स्थान क्या जाता है? प्रमुख होता ही हम लोग बता देंगे। ठीक, अब तृतीयक क्षेत्र में आए तो तृतीयक क्षेत्र में 1950-51 में लगभग 28% था, जो करके आगे बढ़ करके 99-2000 में लगभग ये कितना हो गया? 48% हो गया है। ठीक है, तो यही जो आपका ये जो डिस्क्रिप्शन है, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में या 8 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो ये चार्ट बना करके हम लोग नॉर्मली दर्शा सकते हैं। ठीक, कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या है उसको। अगर पूछेंगे कि कैसे हुआ या फिर उत्तरदायी कारक कौन थे, है ना, तो उत्तरदायी कारक में हम लोग जो पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो हम लोग ऊपर अभी डिस्कस किए एनसीईआरटी से, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते चलेंगे कि क्या क्या किए हम लोग, कृषि क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए। ठीक है, मतलब कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के कारक क्या थे। देखो भाई, ये क्या हुआ, ये एक डाटा का एनालिसिस है। सीधे सीधे जो आर्थिक सर्वेक्षण में हमको डाटा दिया जाता है उसका हम लोग एनालिसिस यहाँ पे शो किए हैं। लेकिन अगर क्षेत्रवार पूछे कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, तो जो पंचवर्षीय योजना में हम लोग पढ़ के देख रहे थे, है ना, कि इसमें ये टेबल में दिया हुआ है क्या है कि कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत पहल क्या थे? भूमि सुधार, हरित क्रांति और क्या है? सहायकी। ठीक है, ये हम लोग देखे थे। उसके बाद उद्योग क्षेत्र में कौन कौन से हुए और सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी नीतियां लागू किए थे जिसके फलस्वरूप ये संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिला। तो ये सबको हम लोग बताते चलेंगे, है ना। आगे चलें तो ये हमारा जीडीपी के संदर्भ में हो गया। जीडीपी के संदर्भ के बाद में हम लोग आगे देखेंगे क्या है कि कार्य शक्ति के संदर्भ में। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है अब आगे? कार्य शक्ति अथवा रोजगार के संदर्भ में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अर्थव्यवस्था में जब विकास होती है तब अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर मिलते हैं। लोग गांवों को छोड़कर शहरों में इस आशा से आने लगते हैं कि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जो कि उद्योग और सेवा क्षेत्र है, में उन्हें रोजगार मिलने लगेगा। नीचे के विवरण में दिखाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक संरचना में क्या परिवर्तन हुए हैं। देखिए, रही बात एनालिसिस की, तो यहाँ पे हम लोग जो डाटा हमको मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, उसमें भी हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन कारक की बात अगर फिर से पूछा जाए तो हम लोग ऊपर में जितने भी हम लोग देखे थे उसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, है ना, हम लोग बताए थे कि जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र में लघु और कुटीर उद्योगों को हम लोग किस तरीके से संरक्षित किए थे। ठीक, संरक्षित किए थे किससे? आपका प्रतिस्पर्धा से, आपसी प्रतिस्पर्धा से, और क्या होना चाहिए? वैश्विक प्रतिस्पर्धा से। ठीक, इसमें ये किस प्रकार रोजगार सृजन करते हैं। हम लोग देख रहे थे कि जो लघु उद्योग है ना, वो अधिक क्या होता है, ये श्रम आधारित होता है, और जो उद्योग श्रम आधारित होगा उसमें रोजगार की जो संभावनाएं हैं क्या होंगी? अधिक होंगी। ये सारी चीज़ें हम लोग बताए थे, है ना। तो सेम टू सेम यहाँ भी लेकर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग 1950 मतलब 51, 61, 71, 81 और 91 का डाटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में 72% जनसंख्या आश्रित थी, है ना, जो करके आगे ही चल कर क्या हुआ था? 65% जनसंख्या हो गई थी। ठीक, इसमें कुछ खास कमी नहीं आई। हम लोग पिछले पीडीएफ में हम लोग ये बताए थे कि जो कृषि क्षेत्र में, है ना, जो समय के साथ में अगर जो देश है वो विकसित होता है तो उसमें क्या होती है कि कृषि के क्षेत्र में क्या होती है? कमी होने लगती है ना। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट हम लोग बताए थे कि 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि की उत्पादकता वृद्धि हुई थी, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ था कि ये उतनी जनसंख्या को खपा नहीं पाए थे। इसके पीछे हम लोग कारण बताए थे कि जो उद्योग क्षेत्र थे वो उसमें उस एडजस्टमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, यहाँ बताए थे कि उद्योग क्षेत्रक और जो सेवा क्षेत्रक है,
है ना, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-90 के दौरान अपनाई गई नीतियों को विफलता मानते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो असमान परिवर्तन लगभग 10% का डिफरेंस देखा जा रहा है ना भाई, है ना। तो ये क्यों है? तो ये जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है इतनी जनसंख्या को खपा नहीं पाए थे। इसके पीछे और कारण क्या दी जाती है कि एक तो मौसमी बेरोजगारी, दूसरा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना। ये सब चीज़ों को भी हम लोग बेरोजगारी वाला जो टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन से प्रकार की बेरोजगारी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कार्यभार बढ़ता जाता है। ठीक है। अब द्वितीयक क्षेत्र को देखें तो द्वितीयक क्षेत्र की जो रोजगार में या श्रम शक्ति के संदर्भ में 1950 में जो भागीदारी थी लगभग 10% थी, जो 1991 आते आते इसमें 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही तृतीयक क्षेत्र में जो 17% था वो आकर के 20%, मतलब कि देखें तो कृषि क्षेत्र में कमी हुई है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में क्या हुई है, कमी हुई है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में जो कमी हुई है वो असाधारण, मतलब कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा कमी होनी चाहिए थी। और क्यों नहीं हो पाई, इसके कारण में क्या बताएंगे कि ये द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है ये इनको नहीं खपा पाए थे। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। ऊपर के विवरण में स्पष्ट है कि 1951 से 71 की अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण लगभग ज्यों का त्यों बना रहा। 1981 में जाकर कुछ वांछित परिवर्तन देखने में आए। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाली जनसंख्या घटकर 69% हो गई तथा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में काम करने वाली जनसंख्या बढ़कर क्रमशः 12 और 19% हो गई है। 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस प्रवृत्ति को और बल मिला है। इस जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का 65% प्राथमिक क्षेत्र में, 14% द्वितीयक में तथा शेष 20% सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यह संरचनात्मक परिवर्तन आर्थिक प्रगति का द्योतक है। ठीक है, ये जो संरचनात्मक परिवर्तन है आखिरी में से कंक्लूड कर देंगे क्या है, ये आर्थिक प्रगति का द्योतक है। और इसमें जो क्षेत्रवार हम लोग परिवर्तन की बात कर रहे थे, इसमें भी आखिरी में यही लाइन हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करके इसको कंक्लूड करेंगे। क्लियर है। तो ये आपका जो 1900 कहना चाहिए कि 50 से लेकर के 91 तक जो आर्थिक नीतियां अपनाई गईं, उन आर्थिक नीतियों के द्वारा हुआ गया क्या, संरचनात्मक परिवर्तन, उनमें भागीदारी में परिवर्तन, सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, है ना। पहले 7 पंचवर्षीय योजनाएं की विशेषताएं भी अगर पूछी जाएं तो यहीं से उसको बताया जा सकता है। क्लियर है। इसमें कुछ एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसको आप डिस्कस करते चलें तो ज़्यादा बेहतर है ना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में है। क्लियर है। चलिए इधर एक बार ये क्वेश्चन आंसर लोग को भी एक बार डिस्कस करते चलते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएँ। देखो इसमें अभ्यास दिए हुए कि योजना क्या होता है, भारत ने योजना को क्यों चुना, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उच्च पैदावार वाली किस्म HYV बीज क्या होता है, विक्रय अधिशेष या विपणन अधिशेष हम लोग बताए थे, जो किसान जो है अपने उपभोग के बाद बाकी की जो उनके पास फसल है उत्पादन है उसको जो मार्केट में वो बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, विक्रय या विपणन अधिशेष कहते हैं ना। कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, ये भी हम लोग देख चुके हैं। हरित क्रांति क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इसके किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया, ये भी हम देख चुके हैं। योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन देखेंगे, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे जो अगला हो जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, आर्थिक सुधार, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।